पार्ट वन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर 10 और हिस्टोग्राम आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। मैंने पिछले जो लेक्चर गुजरे हैं जिसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स को हमने स्टडी किया, काफ़ी लेक्चर्स को मैंने उसी टॉपिक पे रखा, लेकिन हम अब फाइनली हमारे लास्ट लेक्चर की तरफ आ गए हैं जो कि है हिस्टोग्राम। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ से रिलेटेड ही है। मैंने आप लोगों को पाई चार्ट करवाया, बार चार्ट करवाया और हिस्टोग्राम के बाद आपको शायद मैं 2-3 और ग्राफ करवा दूं, लेकिन हिस्टोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से आपने समझना है। लेकिन हम लोग स्टेटिस्टिकल टूल ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट वगैरह में आप लोग को टूल्स वगैरह यूज़ करने की परमिशन तो नहीं होती, खुद ही करना होता है मैनुअली सारा वर्क। तो हिस्टोग्राम को देखते हैं, काफ़ी सिमिलर है बार चार्ट से रिलेटेड ये टॉपिक। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन पर बार चार्ट और हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम तो हम लोगों ने अभी पढ़ना शुरू किया, बार चार्ट का आप लोगों को आइडिया हो चुका है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम जो है हमारे पास वो बार चार्ट की तरह ही हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें एक मेन डिफरेंस ये है, यहाँ पे नीचे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसमें गैप नहीं है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं है, नो गैप, ठीक है। ये पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे गैप है। और अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास डायरेक्टली है, यानी कि स्पेनिश यहाँ पे 40 बन रही है, ठीक है, अराउंड 40, और यहाँ पे अराउंड 65 बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास बीच में क्या कहते हैं स्पेसिंग है, स्पेनिश, चाइनीज़, हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, ठीक है। ये स्पीकर्स हैं करोड़ में, ठीक है। 110 करोड़ हमारे पास इंग्लिश स्पीकर हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आएगी। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम हमारे पास ये है कि इसमें हम जो हमने क्लासेस और ग्रुपिंग की थी ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसी तरह ही हमने इसको इस तरह कर दिया। बेसिकली ये बार चार्ट ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पे देखें तो इसमें आपस में क्या कहते हैं कि उसकी जो बन रही हैं क्लास बाउंड्रीज़ वो साथ में अटैच हैं, यानी कि 60 से 65 तक, यानी कि क्लास लिमिट हमारे पास 60, 61, 62, 63, 64, 65। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं इसकी रेंज है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, जो कि मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया, ये क्लास विड्थ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लास विड्थ हमारे पास सिक्स है, ठीक है, 6 है। और क्लास लिमिट्स आप लोगों को पता है कि अपर और लोअर लिमिट्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्लास लिमिट्स बन रही हैं, ठीक है, क्लास लिमिट्स। क्लास बाउंड्रीज भी आप लोगों के सामने है। तो बेसिकली हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी ना पिछले लेक्चर में, ये उसी का चार्ट हमने बनाया है जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। और इसमें स्पेस नहीं होती, याद रखें कि जिस तरह बार चार्ट में यहाँ पे स्पेस है ना, हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होती, लेकिन ये आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो रही है क्योंकि इंटरवल बना हुआ है। 60 से 65 के दरमियान कितना जीडीपी है, किसी परसेंटेज है, ठीक है। तो वो बन रहा है, यहाँ हमारे पास 60 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह ही हम लोगों ने इसको क्लास में कर दिया, इंडिविजुअल हमने काउंट नहीं किया, उसको ग्रुपिंग कर दी है। हिस्टोग्राम बेसिकली ये। अभी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसको क्रिएट कैसे करना है, लेकिन अगेन हम लोग टूल्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैनुअली करने में एरर वगैरह आ सकते हैं क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हिस्टोग्राम और रिलेटिव हिस्टोग्राम या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, जो भी आप कह लें। हिस्टोग्राम की बेसिकली दो टाइप्स हैं, और एक तो है हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम, जो कि मेरे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम, और यहाँ पे है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम। तो दोनों में फ़र्क क्या है मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों में ज़्यादा अगर आप शेप वाइज भी देखें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस दोनों का सेम है, ठीक है, एक्स एक्सिस दोनों का सेम है। लेकिन वाई एक्सिस में यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बताया था ना कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और उसके ऊपर हम सिंपल एक फ्रीक्वेंसी जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसका हम प्रपोर्शन निकालते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें 0 से लेके 40% तक हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक वाई एक्सिस बनता है। लेकिन अगर दोनों को पैरेलली देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम शेप आ रही है, यहाँ पे भी वही सेम शेप आ रही है। तो दोनों में फ़र्क नहीं है। अगर आप
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखना चाहते हैं तब भी सेम चीज़ रहेगी, अगर आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखना चाहते हैं तब भी सेम चीज़ रहेगी। दोनों का कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों फंक्शन तो दोनों एक ही दे रहे हैं, लेकिन कभी-कभार ये होता है कि हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है क्योंकि डाटा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिपेंड करता है हम कौन-सा चार्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली हमें डाटा को पहले समझना पड़ता है वो क्या कह रहा है, उस हिसाब से हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि कौन से हिस्टोग्राम या ग्राफ या चार्ट पे उसको एडजस्ट करना है। लेकिन अगर हम लोग देखें इस एग्जांपल में दोनों की शेप, फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं बदलती, दोनों का हिस्टोग्राम का जो डाटा की वजह से शेप बन रहा है वो सेम ही है, दोनों आपस में कोई डिफरेंस नहीं रखते सिवाय उनके वाई एक्सिस में फ़र्क है। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम है, ब्रेकिंग टाइम फॉर कार्स इन मिनट्स। ठीक है, कार्स होती हैं उनका ब्रेक लगाने का जो टाइम है, जो पीरियड ऑफ टाइम हमने कैलकुलेट किया है कितने टाइम में एक कार की ब्रेक लगती है, मिनट्स के हिसाब से हमने उसका डाटा कलेक्ट किया है। तो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं और कुछ क्लासेस हैं हमारे पास। बेसिकली हमारे पास 5 क्लासेस हैं और आगे उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो मिनट्स किसी किसी कार की पूरी 1 मिनट में तो ब्रेक नहीं लगती, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं अगर डाटा में देखूँ तो मेरे पास सेकंड्स में आंसर है, सेकंड्स की क्लासेस हैं। मैक्सिमम हमारे पास 0.19 है, यानी कि 19 सेकंड्स में एक ब्रेक लगती है मैक्सिमम, और मिनिमम है हमारे पास 0.5 यानी कि 5 सेकंड्स। तो हमने हिस्टोग्राम क्रिएट करना है इससे। तो हिस्टोग्राम हम कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ उससे पहले कि हिस्टोग्राम में दोबारा याद करवा देता हूँ कि बार्स आपस में टच होते हैं, बजाय इसके कि बार चार्ट में जिसमें बार्स में स्पेस होती हैं आपस में जो हमने डिफ़ाइन की होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बार्स आपस में टच नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लास बाउंड्री नहीं है। क्लास बाउंड्री होगी तब जाके क्लासेस जो हमारी हैं उनके बार जो बनेंगे हिस्टोग्राम में वो आपस में टच होंगे। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल में बताऊँ तो यहाँ पे 0.7 है और यहाँ पे 0.8 है, यानी कि ये दोनों आपस में कहीं कॉमन पॉइंट पे इनकी क्लास बाउंड्री डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लास बाउंड्रीज इनकी फाइंड करेंगे। क्लास बाउंड्री क्या थी कि एडजेसेंट जो क्लासेस होती हैं आपस में उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले इसकी फाइंड करूँगा। ठीक है, इसकी फाइंड करने से मुझे आंसर जो आएगा मैं उसको करूँगा, फिर इसी तरह ही मैं सो ऑन करता जाऊँगा। अब मैंने क्या करना है कि मुझे इसी तरह ही क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है और इनको आपस में जो भी कैलकुलेशन है वो करके हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। तो कैलकुलेशन करते हैं क्लास बाउंड्री को फाइंड करने के लिए। पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि एक कॉलम बना लूँ क्लास बाउंड्री का। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास बाउंड्री, बाउंड्रीज कह लें या बाउंड्री कह लें, मैं यहाँ पे बाउंड्री लिख लूँ। पहले तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये क्या निकलता है। 0.07 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो हमें कैलकुलेशन के बाद आंसर मिलता है वो है 0.05। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0.0575। ठीक है, 0.075। बल्कि ऐसा करते हैं इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को सेम रहे। 0.075। ठीक है, और इसके आगे अब मुझे इसकी फाइंड करनी है क्लास बाउंड्री। ठीक है, लेकिन इसकी कोई एडजेसेंट साइड डाटा में लिखी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैनुअली खुद ही अपने से सपोज करके इसकी कर लेता हूँ, जो कि कन्वेंशन है हमारी। हम क्या करेंगे, 0.04 0.05 को लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर मेरे पास आता है 0.045। 0.045। ठीक है, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज ऊपर वाली वैल्यूज़ की तो आ गई। अब हम इसी तरह क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमें यहाँ से पहले इरेज कर लेते हैं सारा। ठीक है, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ क्योंकि ना वो ज़रा कैलकुलेशन मेस्ड अप हो जाती है, तो मैं इसलिए ना आप लोग को क्लियर रखना चाहता हूँ। टॉपिक ज़रा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसकी मैंने लिख ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा मेस्ड अप नहीं करता बोर्ड को, तो इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, इसकी एडजेसेंट वैल्यूज़ फाइंड करता हूँ और उसके आगे लिखता हूँ। तो शुरू मैंने क्या करना है, शुरू मैंने यहीं से इसी वैल्यू को मैंने लिख लेना है आगे से, उसके आगे से फिर हमने उसकी रेंज बनानी है।
0.75 तो आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो कि है हमारे पास 0.10, ठीक है, और आगे उसकी आ रही है 0.11। तो इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आती है 0.10 प्लस हमने करना है 0.11 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आती है 0.105, ठीक है। इसी तरह ही मैं 100 ऑन आगे से कंटिन्यू करता जाता हूँ, 0.105 आगे फिर उसकी रेंज बनती है, जो मैंने कैलकुलेशन की है। मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके खुद ही भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसी तरह ही मैं इसकी आगे वैल्यूज़ लिखता जाता हूँ। क्लास बाउंड्री का मैंने मेथड पहले भी बता दिया आप लोगों को, 0.165। इसी तरह 0.165, ठीक है, और आगे जो लास्ट हमारे पास क्लास बाउंड्री की लिमिट बनती है वो है ये, ठीक है। तो मैंने क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर ली, और ये आपस में क्लास बाउंड्रीज इसलिए फाइंड की क्योंकि हिस्टोग्राम में बार टच होता है आपस में, इसलिए हिस्टोग्राम के लिए मुझे क्लास बाउंड्रीज ज़रूरी थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपरली एक हिस्टोग्राम बनाता हूँ एक्स और वाई एक्सिस का। हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को फाइंड कर लिया था, अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपरली हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ की वैल्यूज़ से। तो मैं नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमने हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ पहले लिख लेता हूँ। तो वाई एक्सिस को मैं शुरू करता हूँ 11 से और 15 तक लेके जाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं पहले 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15 का थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, काफ़ी नीचे है, तो 15 यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मेस्ड अप लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा वेयर करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैं पेन टैबलेट पे लिखना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, पहले क्लास बाउंड्रीज़ की जो हमारे पास क्लासेस बन रही है वो करता हूँ। तो पहली क्लास बाउंड्री मेरे पास बनती है 0.045 से 0.07 तक, 75 तक, 0.07 तक, 5 तक, ठीक है। तो ये मेरे पास पहली क्लास बाउंड्री। दूसरी हमारे पास 0.075 0.075 से बनती है 0.105, ठीक है। अब 0.105 से अगली बाउंड्री हमारे पास शुरू होती है, जाती है 0.135, ठीक है, और 0.135 से अगले हमारे पास आती है वैल्यू 0.165, ठीक है। जो ऊपर हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं सेम उसी तरह हम उसकी बाउंड्रीज़ को आपस में इसी तरह बना रहे हैं, और लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.195, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ बना लेनी है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास जो पहली क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी ऊपर बन रही है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहली जो क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी है वो 12 बन रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसका 12 हाइट तक का एक बार बना दूंगा, जो कि हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो पहली जो हमारे पास क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 12 है, ठीक है। तो इसका मैं बार बना दूंगा 12 तक, ठीक है। अब देखते जाइएगा क्योंकि ये आपस में मैच होती रहेंगी। अब ये देखें 12 तक का बन गया, ठीक है। अब ये 12 तक का बन गया। अब दूसरी जो हमारे पास शुरू हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है 15 तक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 15 की एक बार खींचूंगा। अब देखें यहाँ पे आपस में टच हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 15 तक लेके जाता हूँ। अब 15 से आगे इसको जोड़ देते हैं आपस में, तो यहाँ पे देखें 15 तक का एक बन गया। अब अगला जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन रही थी वो बन रही है 0.105 से आगे बन रही है 0.135। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 आती है। तो मैं क्या करूँगा, 14 तक का एक बनाऊँगा बार। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से ही एक्सटेंड कर लेते हैं 14 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखते जाइएगा आपस में बार कैसे टच हो रहे हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो इसका बार बन गया। अब आगे जो हमारे पास क्लास बन रही है उसकी भी 15 फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसी के आगे से 0.135 से आगे 0.165, ठीक है, इधर तक की इसकी भी 15 बन रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी 15 फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, बार खड़ा कर देते हैं इसका। तो इसका यहाँ से
फिर हम जाएंगे इधर तक और फिर हम इसको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास 15 तक का एक बार बन गया। जो लास्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसकी है 14, तो फिर 14 का एक बन जाएगा हमारे पास अगेन, यहीं से इतना ले लेते हैं, इसको शुरू कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास थी, सॉरी थोड़ा सा रफ करना पड़ता है काम। ये हमारी पहली क्लास थी, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। ये हमारी तीसरी क्लास है, ये हमारी चौथी क्लास थी जो हमने क्लास बाउंड्री से निकाली, और ये हमारी पांचवी क्लास है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली मैंने कैसे हिस्टोग्राम निकाला। बेसिकली हमारे पास जो क्लासेस का डाटा होता है या ग्रुपिंग का डाटा होता है, हम उसकी पहले क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं, फिर इजीली हमारे पास हिस्टोग्राम क्रिएट करना आसान हो जाता है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ के साथ साथ उसके बार टच छोड़े हैं। अगर हम इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहें तब भी हो सकता है, लेकिन आप लोग उसको खुद कर लीजिएगा, वो भी इजी है। लेकिन बार्स का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी और सिंपल जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हिस्टोग्राम दोनों में शेप नहीं चेंज होगा, बस परसेंटेज वाइज आंसर आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिस्टोग्राम में।